हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं जिसने पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। वह एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसके साथ साथ कैसे कलिंग का युद्ध हुआ, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, वह अशोक स्तंभ के बारे में जानेंगे बहुत कुछ। अ टू नो, अ टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान है। तक्षशिला के प्रधानाचार्य चाणक्य थे। चाणक्य अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। उस समय सिकंदर बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। चाणक्य ने जाके मगध के राजा धनानंद से मदद मांगी थी, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान करके उन्हें भगा दिया था, जिसके कारण चाणक्य ने संकल्प लिया था कि मैं नंद डायनेस्टी को मगध से उखाड़ के फेंक दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को इसके लिए तैयार किया था। जब वो पहली बार मिले थे तब चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकीलम का खेल खेल रहे थे। इसके बारे में आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो जिसमें चाणक्य का बायोग्राफी है मेरे प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मगध के राजा धनानंद पर अटैक कर दिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से चाणक्य उनके साथ थे, लेकिन मगध के राजा धनानंद अकेले थे। इस अटैक में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, वह मगध के राजा धनानंद की हार होती है। यहीं से मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है ब्राह्मण साहित्य की कई किताबें, जिनमें से एक किताब कौटिल्य की है, अर्थशास्त्र से मिलती है। उसके बाद सोमदेव, क्षेमेंद्र, इसके साथ साथ विशाख दत्त की किताब मुद्रा राक्षस से मिलती है। विष्णु पुराण से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बौद्ध साहित्य में हमें दीपवंश, महावंश या महामोधी वंश से भी इसकी जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य में भद्रबाहु, कल्पसूत्र, हेमचंद्र, इनसे हमें जानकारी मिलती है। अब शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अनुसरण कर। 322 ईस्वी में धनानंद को हराने के बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली और 322 ईस्वी बीसी से 298 बीसी तक इनका कार्यकाल चला। ब्राह्मण साहित्य अनेक साहित्य में चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम दिए गए और कहा जाता है कि ब्राह्मण साहित्य में कहा जाता था उनको शूद्र नाम से कहा गया था। बौद्ध व जैन साहित्य में उन्हें क्षत्रिय कहा गया था। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषल शब्द मीन्स निम्न कुल होता है, जैसे शूद्र। और यूनान के कई लेखक हैं जैसे स्ट्रैबो व जस्टिन, उन्होंने सेंट्रोकोट्स कहा है। एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। इसके बाद जो चंद्रगुप्त का युद्ध होता है यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर 305 ईसापुर में सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त होती है। विजय प्राप्त होने पे चंद्रगुप्त को बहुत सारे एरिया उनको मिलते हैं जिससे वो अखंड भारत का निर्माण करते हैं, जैसे कि हेरात का एरिया, कंधार से अराकेसिया का एरिया मिल जाता है, बलूचिस्तान से जेंड्रोसिया का एरिया प्राप्त हो जाता है और काबुल से पेरापनी का एरिया प्राप्त हो जाता है। काबुल जो कि अभी अफगानिस्तान में, काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है और इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में रखा था, जिसका नाम मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज की बहुत फेमस बुक है इंडिका। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उपहार में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था, जो कि एक जैन गुरु थे। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में चले गए, जो कि अभी कर्नाटक में स्थित है, और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम दिनों में मगध में अकाल पड़ गया था। इसकी जानकारी हमें कुछ अभिलेखों से मिलती है, जैसे महास्थान और सौरगरा अभिलेख। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो वो चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। फिर आगे जाके गुप्त वंश में इसका जीर्णोद्धार भी होता है। 298 ईस्वी में अपना प्रशासन चंद्रगुप्त ने बिंदुसार को दे दिया। बिंदुसार ने शासन संभालना शुरू किया और 298 ईस्वी में वहाँ के राजा बने। इनका शासनकाल 298 ईस्वी से ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। यह भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट था। मस्तक पर विष की एक बिंदु गिर गई थी, मतलब जहर की विष की एक बिंदु गिरने के कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा।
इनके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे यूनानी लेखक इन्हें अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात का तात्पर्य है शत्रुओं को नष्ट करने वाले। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन बोला गया है। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया है। इसके पश्चात मगध के राजा बिंदुसार और यूनान के शासक एंटीयोकस के बीच भी अच्छी मित्रता थी। इसीलिए एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में। जो डाइमेकस था वो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी बना और यूनान के राजा ने खुश करने के लिए अपने राजदूत के साथ बहुत सारी चीज़ें भेजी गई थी, जिसमें सबसे पहले मीठी अंगूरी, दूसरे में शराब जिसे उस समय सोमरस बोला जाता था, और सूखे अंजीर भेजे थे, जिससे बिंदुसार बहुत प्रसन्न हुए थे। यूनान के शासक के साथ साथ मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसका नाम डायोनिकस था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी करते थे। कुछ समय के लिए चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण चाणक्य ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो चले गए। और इसके बाद राधागुप्त बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने। बिंदुसार ने 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का निर्माण कराया, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसके दमन के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुशीम को भेजा था। इसके पश्चात नए राजा आते हैं, जिनका नाम था अशोक। सम्राट अशोक, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बहुत फेमस राजाओं में से एक हैं। सिंगली अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। मंत्री राधागुप्त ने इसमें अशोक का सहयोग किया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में हो गया था, बट ये इन्होंने शासन संभालना 273 बीसी में स्टार्ट किया था, तो 273 टू 232 बीसी। ओके, तो ये बात को याद रखेंगे कि राज्याभिषेक तो पहले हो गया था 269 बीसी में, लेकिन इन्होंने शासन संभाला कब 273 बीसी में। ओके, देन अशोक के नाम के बारे में कई अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जैसे मास्की, गुर्जरा, उद्देगोलम, नेटर, इन सभी में अशोक नाम का प्रयोग हुआ है। इसके अन्य नाम भी हैं जो कि बहुत फेमस नाम है, जनरली एग्जाम में पूछ देता है। देव नाम प्रियदर्शी या अशोक वर्धम। आजीवक मुनि पिंगलश ने अशोक के राजगद्दी पर बैठने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके बाद अशोक वहाँ का राज सिंहासन संभाला था। अशोक ने झेलम नदी का पुराना नाम विस्तृता था। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया, जो कि अभी प्रेजेंट में भी आप इसे देख सकते हैं, और नेपाल में ललित पाटन शहर को बसाया, वो भी अभी एग्जिस्ट करता है। 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे। इसके बाद होता है जो कलिंग का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, जो कि अशोक, जो कि मगध के राजा थे, और कलिंग के राजा नंदराज के बीच यह युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने नरसंहार कर दिया था, वहाँ लाशें ही लाशें बिछा दी थी, और अंततः अशोक वहाँ जीत जाता है और नंदराज हार जाते हैं। वहाँ इस युद्ध में उनकी नदियाँ बह गई, पूरे नरसंहार कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके भी सोर्सेस हमको कहाँ से मिलते हैं? दीपवंश व महावंश, बौद्ध भिक्षु निगोत्र ने लिखा है, व इसके साथ साथ दिव्य वदान जो कि उपगुप्त है, और रुम्मी नदेय अभिलेख है। इसके अनुसार अशोक लुम्बिनी गए थे, वहाँ जाके, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत इंस्पायर थे, तो लुम्बिनी गए थे, वहाँ जाके 1/8 टैक्स वहाँ का कम कर दिया था। मतलब जितने सभी लोग बराबर टैक्स देते थे, तो उनमें से लुम्बिनी के लोगों के लिए 1/8 टैक्स वहाँ का कम कर दिया था। भाब्रू शिलालेख, इसमें त्रिरत्न जो कि बौद्ध धर्म के हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसमें अशोक ने अपनी आस्था प्रकट की है। अलग अलग अभिलेखों और शिलालेखों में अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। अशोक ने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक की कई रानियां थी, जिनमें से अश्घिमित्रा, करुवाकी और पद्मावती, ये 3 मेन हैं, जिसमें से करुवाकी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, और करुवाकी का ही एक पुत्र था जिसका नाम था तीबर। वायु पुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था।
अशोक के शिलालेख जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, इसे देख लेते हैं। जिसमें प्रथम शिलालेख, इसमें पशु हत्या पर रोक की जानकारी मिलती है। द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की जानकारी मिलती है। तृतीय शिलालेख में युक्तों को प्रादेशिक व रज्जुकों के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाना होता था। और चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष या रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की थी। इसके पश्चात 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिली है। 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक किसी भी समय अशोक से मिल सकता था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद 7वें अभिलेख में सभी धर्मों के लिए समान का संदेश, इसकी जानकारी मिली है। 8वें अभिलेख में धर्म यात्राओं की जानकारी मिलती है। जो मेन हैं इन्हीं को आप देख लेते हैं। और फिर 8वें के बाद ये 12वां शिलालेख है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पता चला है। और 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी और विदेशी राज्यों की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात 14वां शिलालेख है, जिसमें धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिए। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्य समाज का प्रशासन कैसा था, इसको देख लेते हैं। वहाँ का प्रशासन राजतंत्रात्मक था, मतलब राजा होता था। लोकतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक था। चाणक्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन की शक्ति राजा के पास होनी चाहिए थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 अंग, जिसमें से पहला राजा, दूसरा अमात्य या फिर मंत्री, तीसरा राष्ट्र, चौथा दुर्ग, 5वां बल जिसमें सेना आती है, और 6वां कोष मतलब राजकोष, और 7वां मित्र। ये 7 अंग थे राज्य के। अर्थशास्त्र में इसे दिया गया था, जिसे चाणक्य ने लिखा है। राजा के प्रशासन में सहयोग हेतु 18 अधिकारी होते थे, जिन्हें तीर्थ या महामात्य कहा जाता था। सबसे प्रमुख तीर्थ मंत्री पुरोहित कहलाते थे, जिसमें से देख लेते हैं किसे क्या कहते थे। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले, कार्य करने वाले को समाहर्ता बोला जाता था। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोला जाता था। युद्ध विभाग का मंत्री, जिसे सेनापति बोलते थे। राज्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा उसे राजकुमार बोलते हैं। सेना का संचालन जो करता था उसे सेना नायक बोला जाता था। 26 अध्यक्ष होते थे, मंत्रिपरिषद के अधीन ये सब काम करते थे। इसके अलावा जो व्यापार और वाणिज्य का काम देखता था, अध्यक्ष होता था, उसे पर्णयाध्यक्ष बोला जाता था। राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीता अध्यक्ष बोला जाता था। और जो सोमरस मतलब शराब और इन सब चीज़ों का अध्यक्ष होता था उसे सुराध्यक्ष बोला जाता था। अब प्रांतीय प्रशासन कैसा था? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में विभक्त किया था, जिसमें चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे, और इसके बाद अशोक के समय 5 प्रांत हो गए, 1 प्रांत बढ़ा दिया गया था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? पहला प्रांत था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा प्रांत था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। चौथा प्रांत मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और 5वां प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोशली। मौर्य प्रशासन का विभाजन साम्राज्य प्रांत में विभाजित था। इस सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, फिर इससे नीचे प्रांत, फिर इससे नीचे आहार या विषय, या जिसे जिला बोला जाता है अभी के समय में, फिर इसके नीचे होता था ग्राम। मौर्य समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। युक्त क्या था? अशोक के द्वारा पद नियुक्ति की गई थी युक्त। ये क्या करता था? केंद्रीय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के बीच एक कड़ी स्थापित करता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय कहलाता था, और यह स्थानीय 10 गांव का नियंत्रण करता था। और रक्षा के लिए वहाँ पुलिस होती थी। ग्राम का प्रमुख ग्रामीण कहलाता था, जैसे अभी ग्राम का प्रमुख सरपंच मुखिया कहलाता है, उस समय ग्राम का प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। अशोक के अभिलेखों में अधिकारी जैसे राजुक ग्रामीण क्षेत्र से कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। इसके साथ साथ इसके पास न्याय की भी शक्ति होती थी। उसके बाद आता प्रादेशिक। जिले के अधिकारी को प्रादेशिक बोलते थे। अर्थशास्त्र में इसे प्रदेष्टा भी कहा गया है। महामात्य मतलब उच्च अधिकारी, या फिर इससे उच्च अधिकारी से ऊपर फिर मंत्री। इसके पश्चात प्रशासन के पश्चात अब वहाँ की सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन की 6 समितियां देखती थीं, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 अंग थे। पहला पैदल सिपाही, दूसरा अश्व घोड़े, तीसरा हाथी,
चौथा रथ और पांचवा नौसेना, और नौसेना का अध्यक्ष होता था नवाध्यक्ष। सैन्य प्रशासन देखने का कार्य अंतपाल करता था, मतलब अधिकारी, उस पद का नाम अंतकालिक था। इसके बाद आती है वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य साम्राज्य साम्राज्य 4 वर्णों में विभक्त था। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है वर्ण व्यवस्था से। मेगस्थनीज ने 7 जातियों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहली जाति दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक व शिकारी, चौथा व्यापारी व शिल्पी, पांचवा हो गया योद्धा सैनिक, छठवां निरक्षर और सातवां मंत्री। ये 7 जातियों का उल्लेख मेगस्थनीज ने अपनी किताब में किया है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों का लेखन का ज्ञान नहीं था, और मेगस्थनीज के अनुसार ही कि 2 देवताओं का उस समय पूजा होता था, जिसमें से पहले थे डायोनीसियस, मतलब हिंदू में शिव भगवान को बोला जाता है, और दूसरे थे हेराक्लीज, जो कि हिंदुओं में कृष्ण भगवान को बोला जाता है। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, संबंध विच्छेद की अनुमति थी। संबंध विच्छेद मतलब तलाक, अर्थशास्त्र में इसे मोक्ष कहा गया है। मेगस्थनीज व स्टेब्रो के अनुसार भारत में दास प्रथा उस समय नहीं थी। इस समय दास प्रथा को अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता था। सामाजिक व्यवस्था के बाद वहाँ की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, ये देख लेते हैं। यह कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित है। अर्थशास्त्र में भूमि के स्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज, स्टेब्रो या एरियन, ये सब लेखक हैं, इन्होंने अपने बुक में दर्शाया है कि संपूर्ण भूमि का अधिकार राजा के पास होता था। अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख किया गया है। प्रणय कर क्या होता है? ये एक आपातकालीन टैक्स होता है, जिसमें जब जरूरत पड़े तो आपातकालीन टैक्स लगा के, प्रणय कर लगा के जनता से इसे वसूला जा सकता है। कुल 21 प्रकार के कर लिए जाते थे। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। अशोक ने भी 2 प्रकार के करों का उल्लेख किया, जिसमें से पहले का नाम था बलि और दूसरे का नाम था भाग। और कर मुक्त गांव भी होते थे, जैसे जिनसे प्रसन्न हो गए तो उस गांव को कर मुक्त कर दिया जाता था। उसे परिहारिका कहा जाता था। सैनिकों के मदद करने वाले गांव को आयुधिका कहते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसके बाद मौर्यकालीन सिक्के, बहुत से चांदी के सिक्के मिले, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, जिसमें से इनके नाम भी अलग अलग हैं। इन्हें देख लेते हैं। चांदी के सिक्का को कार्षण या षडधरण कहा जाता है। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्के पंचमार्क मुद्रा थी। व्यापार कहाँ से होता था? जल मार्ग व थल मार्ग दोनों से होता था, जिसका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। अंत में वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ आर्किटेक्चर कैसा था ये देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी का महल बनवाया था। अशोक का महल पत्थरों का बना था, जिसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया हो ऐसा कहा जाता था। अशोक ने बहुत से स्तंभ निर्माण करवाए। इसके बाद प्रमुख स्तंभ सारनाथ का स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह हैं, 4 सिंह शेर बने हुए हैं, और एक चक्र बनवाया है जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन, जिसमें कि 32 तीलियां उपस्थित हैं। अब आशा है कि हमने मौर्यकालीन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से देख लिया है। At last but not the least, शिवेंद्र राजपूत signing out.